हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की साइंस बताने वाले हैं। ये साइंस का आपका 3rd चैप्टर है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में आप इसके पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, 7वीं कक्षा में, कि पदार्थ क्या होता है। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहले तो बेसिक चीज़ जानिए, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जो स्थान घेरती हो, जिसमें आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। ऐसी कोई चीज़ हो जो स्थान भी घेरे और उसमें आयतन द्रव्यमान पाया जाता हो, उसे हम पदार्थ कहेंगे। पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है और अणु परमाणु से। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दीवार ले लें। दीवार किससे बनी होती है? ईंट से। इसकी मूल इकाई क्या है? ईंट है। दीवार ईंट से मिलकर बनी होती है, तो दीवार की इकाई ईंट है। और ईंट किससे मिलकर बना होता है? ईंट है मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। ईंट मिट्टी के छोटे छोटे कण अगर हम ले लें तो उससे ईंट बन जाती है, और ईंट को कई सारे ईंट इकट्ठा करके क्या मिल जाता है? दीवार बन जाती है। उसी तरह एक भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक जो थे कणाद ने बताया था कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ में छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, और अणुओं को जब हम और विभाजित करते हैं, अणु जैसे पदार्थ में छोटे छोटे कुछ अणु पाए जाते हैं, इस अणुओं को जब हम और विभाजित करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें हम फिर अणु को विभाजित नहीं कर पाते, उसे और नहीं तोड़ सकते। तो उस सूक्ष्म कण को या सूक्ष्म अणु को हम क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। उसी सूक्ष्म अणु को इन्होंने नाम दे दिया, कणाद ने, परमाणु। तो परमाणु से मिलकर अणु बनता है, अणु से मिलकर पदार्थ बनता है। सेम इसी तरह जैसे कि मिट्टी के छोटे छोटे कण ले लें, उन्हें इकट्ठा करने के बाद ईंट बन जाती है। ईंट को जब हम इकट्ठा करते हैं और उससे हम दीवार बना लेते हैं। इसी तरह से आपका अगला टॉपिक है डाल्टन। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसमें एक और चीज़ है, जो पदार्थ है वो तो अणु से मिलकर बना होता है, अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से हम क्या पा रहे हैं कि अगर हमें परमाणु न मिले तो कभी पदार्थ न बने, परमाणु न मिले तो अणु नहीं बनता है, अणु न मिले तो पदार्थ नहीं बनेगा। तो इसकी मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु है। इकाई इसमें क्या है? परमाणु है, जिसके द्वारा से पदार्थ की रचना हो रही है। सेम उसी तरह जैसे कि दीवार की इकाई क्या है? ईंट है। तो जब समान प्रकार के दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं, तब क्या बनता है? एक तत्व का निर्माण होता है, जिसे हम इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं, और परमाणु को आप जानते ही हैं एटम कहते हैं। तो जब एक समान प्रकार के दो या दो से अधिक अणु मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं, तत्व बन जाता है। और जब असमान प्रकार के दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं।
अणु के यौगिक का निर्माण होता है। जैसे समान प्रकार के अणु ले लीजिए, जैसे कि एक हमने ले लिया हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हमने ले लिया, ये समान प्रकार के हैं, एक समान है, और इन्हें जब हम मिला दें तो H2 हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? अणु का तत्व, इसे हम एलिमेंट कहेंगे। जब समान प्रकार के परमाणु जब हम ले लेते हैं तब तो तत्व बनता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल अभी दिया था H + H = H2, यानी कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु। उसी तरह ये भी एक हाइड्रोजन परमाणु है। जब दोनों मिलेंगे तब क्या बनेगा? हाइड्रोजन का एक अणु बन जाएगा। उसी तरह यौगिक में हमने बताया था आपको असमान के परमाणु, असमान परमाणु जब आपस में मिलते हैं तब यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि H + Cl, ये मिलके हो जाएगा HCl, इसे हम यौगिक कहेंगे क्योंकि ये H अलग है, इसका अलग द्रव्यमान और भार होगा, और ये क्लोरीन का अलग है, तो ये मिलकर HCl बना रहा है, इसे हम यौगिक कहेंगे। इसमें अलग अलग परमाणु मिलकर एक क्या बना रहे हैं? यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद अगला टॉपिक है डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसे इंग्लिश में कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या बताया था? इससे पहले जो भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक थे कणाद, उन्होंने बताया था कि जो हमारा मैटर है, मतलब कि पदार्थ है, वो अणुओं से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और जो मॉलिक्यूल है वो एटम से मिलकर बने। तो ये तो पहले कणाद ने ही बता दिया था। तो डाल्टन ने इसे, पहले तो कोई मशीन वगैरह थी नहीं, तो अपनी परिकल्पनाओं के द्वारा डाल्टन ने बताया कि जब मैटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो जब मॉलिक्यूल को हम और विभाजित कर रहे हैं, एक छोटा सा हमें सूक्ष्म अणु मिल जाता है जिसे हम एटम कह रहे हैं। और ये जो एटम है वो हम कभी परमाणु को कभी न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही बना सकते हैं। पहला इनका काम था, पहली बात इनकी थी कि जो पदार्थ है वो तो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, और दूसरी पॉइंट में इन्होंने कहा था कि जो मैटर है, जो परमाणु है, ये तो न हम नष्ट कर सकते हैं और न ही इसे हम बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम सोना ले लें, तो सोना को क्या आप कहीं से बना सकते हैं या फिर कहीं से पा सकते हैं? ये तो सोने के खदानों में ही मिल सकता है या फिर मिट्टी में से ही पाया जाता है। ये ना आप खुद से घर पे बना सकते हैं और ना ही इसे कभी ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो एटम है, जो परमाणु है, ये अविभाज्य है, अविभाज्य कण है, मतलब ये तो खुद ही सूक्ष्म कण है, इसको फिर हम विभाजित नहीं कर सकते। ये कौन कह रहा है? डाल्टन कह रहा है। अगले पॉइंट पे इन्होंने कहा कि अगर एक ही तत्व, अगर एक ही एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन कई हाइड्रोजन ले लें, एक ही तत्व या एक ही एलिमेंट ले लें, तो इसका भार या इसका द्रव्यमान दोनों समान होंगे। मतलब जो पहले हाइड्रोजन का भार है वही, और जो सारे हाइड्रोजन हैं उनका भी वही होगा, क्योंकि ये एक समान के एलिमेंट हैं। लेकिन अगर ये भिन्न एलिमेंट हों, अलग अलग तत्व हों, जैसे H हो गया, Cl हो गया,
इसमें H का भार कुछ और हो जाएगा और Cl का भार कुछ और हो जाएगा। तो चौथे पॉइंट में इन्होंने कहा कि जो समान प्रकार के एलिमेंट हैं उनका भार और द्रव्यमान समान होगा, और जब असमान प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे तो उनका भार और द्रव्यमान असमान होगा। नेक्स्ट टॉपिक है परमाणु का संगठन। इसमें जो डाल्टन थे उनके अनुसार तो सब बातें पहले उन्होंने बता दी कि मैटर जो होता है वो सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है। एटम को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते, कभी बना नहीं सकते, और ये सब बातें डाल्टन ने बता दी थी। तो डाल्टन ने ये भी कहा था कि जो एटम है इसमें मुख्य रूप से 3 मूल कण पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम में 3 मूल कण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया है। पहले तो इन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें 3 मूल कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया 1808 में, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया, और जो न्यूट्रॉन था इसकी खोज चैडविक ने किया। फिर ये बात सामने आई कि जो एटम है अगर उसमें 3 मूल कण पाए जा रहे हैं तो इनकी स्थिति कहाँ पे है, ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं एटम में, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन रह रहा है, तो कहाँ प्रोटॉन, कहाँ न्यूट्रॉन। ऐसे इन्होंने सबने क्वेश्चन किया। तब कई वैज्ञानिक मिलकर इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे आए। जैसे पहले जे थॉमसन ने बताया जे थॉमसन परमाणु रचना मॉडल में हम पढ़ेंगे कि जो परमाणु रचना मॉडल में हम पढ़ेंगे कि जो एटम था उसमें मूल 3 कण पाए जा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो और जो वैज्ञानिक थे, अदर वैज्ञानिक, उन्होंने कहा जब ये 3 मूल कण एटम में पाए जा रहे हैं तो इनकी स्थिति कहाँ पर है, एटम में ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए पहले जे थॉमसन सामने आए और बोले कि इसमें एटम में कहाँ कहाँ ये चीज़ें पाई जा रही हैं, मैं अपने मॉडल के द्वारा आप लोगों को बताऊंगा। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट मीन्स होता है जैसे कि प्रयोग किया। जैसे अभी तक तो ये सारी बातें हवा में कही जा रही थी, मतलब अपने दिमाग से सारे वैज्ञानिक कह रहे थे, लेकिन जब जे थॉमसन ने इस बात की पुष्टि की तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, प्रयोग के द्वारा बताया। जैसे कि अभी आज से कोई पूछे कि खाना कैसे पकाना है, तो खाना अगर आप उसको बता दें, जैसे उसने पूछा कि चावल कैसे पकाना है, तो आपने बता दिया कि चावल ऐसे डालो, पानी डालो, कुकर में रख दो। बाय द वे उसको ना समझ में आए ये बात, तो आप उसको प्रयोग के द्वारा भी तो बताएंगे। जैसे आपने सामने उसको करके दिखा के तब बता सकते हैं, तो वो इस बात को मानेगा और वो सीख भी जाएगा। उसी तरीके से जे थॉमसन ने प्रयोग के द्वारा इस बात को बताया कि ये बात सही है या फिर गलत है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इनके मॉडल को हम तरबूज का मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा मॉडल दिया था, उसे तरबूज का मॉडल कहते हैं। अगर कोई पूछे तरबूज का मॉडल किसने दिया, तो ये जे थॉमसन ने ही दिया है।
इन्होंने कहा कि जो हमारा एटम है वो बिल्कुल तरबूज के जैसा है, एकदम गोल सा है, जैसा कि तरबूज दिखाई देता है। तो तरबूज में जो एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है, उन्होंने कहा कि जो एटम है वो तो तरबूज के जैसा होगा और एटम में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिस प्रकार तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं, काले काले जो बीज तरबूज में धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार एटम में इलेक्ट्रॉन धसे हुए होंगे। ये कौन कह रहा है? थॉमसन कह रहे हैं। और जो ये प्रोटॉन होंगे, वो जो तरबूज का रेड वाला पार्ट होता है, वो सब क्या होगा? प्रोटॉन होगा। तो इन्होंने तो अपनी बात कह दी कि एक तरबूज है, जो एटम है हमारा वो तरबूज की तरह गोल है और इस गोले का व्यास लगभग आपका कितना है? 0.004 सेंटीमीटर, इतना व्यास इन्होंने बता दिया। और कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो तरबूज में जिस प्रकार बीज धसे हुए होते हैं, उसी प्रकार एटम में ये इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं और तरबूज में जो रेड वाला पार्ट होता है वो सब क्या है? प्रोटॉन है। तो जो इसके और अदर वैज्ञानिक थे, इनके बीच जो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो थॉमसन ने कहा कि कैसे पॉसिबल नहीं है? तो उन्होंने कहा, जो और वैज्ञानिक थे वो बोले कि ये तो अपोजिट चार्ज है, जबकि अपोजिट चार्ज आपस में रिपल्सन करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे चार्ज को। पॉजिटिव निगेटिव को अपनी तरफ खींचता है और निगेटिव पॉजिटिव को। तो ऐसा इस मॉडल में आपके क्यों नहीं हो रहा है? तो थॉमसन इस बात की पुष्टि नहीं कर पाए, उन्होंने प्रमाण नहीं दिया, तो इस मॉडल को रद्द कर दिया गया, आगे इसको बढ़ावा नहीं दिया गया। फिर अगले वैज्ञानिक जो थे वो थे रदरफोर्ड। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात को मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बताया, रदरफोर्ड, अगले वैज्ञानिक जो रदरफोर्ड थे, ये रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है, जिसे हम अल्फा स्कैटरिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में अल्फा स्कैटरिंग कहेंगे और हिंदी में रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इन्होंने कहा कि अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा इन्होंने बताया कि ये एक सोने की पतली सी पन्नी लेते हैं, बिल्कुल पतली सी पन्नी है सोने की, और इसकी चौड़ाई जो है लगभग कितनी है? इसकी चौड़ाई लगभग 0.004 सेंटीमीटर की है। तो इन्होंने कहा इतनी पतली हमने सोने की एक चादर ली और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल की बमबारी कर दी। जो अल्फ़ा कण होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, अल्फ़ा कण में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। इस अल्फ़ा पार्टिकल को इन्होंने इस सोने की चादर पर बमबारी कर दी, मतलब इस पर जो अल्फ़ा पार्टिकल थे उन्हें फेंका। तो इन्होंने क्या पाया इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा? कुछ तो पार्टिकल ऐसे थे जो इस चादर को, जो इस सोने की चादर थी, उसको पार करके आगे बढ़ गए, और कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अपना रास्ता ही बदल लिए, और कुछ पार्टिकल, बहुत थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जो टकराकर उसी स्थान से वापस चले गए, मतलब टकराते थे उसी माध्यम में फिर वापस लौट जाते थे। तो इन्होंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन टकराकर अपनी उसी अवस्था से वापस चला आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्होंने देखा कि जो हमारा एटम है उसमें
अगर इस प्रकार से देखा जाए एटम पे जो अल्फा पार्टिकल की बमबारी की गई थी तो कुछ ऐसा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल्स है वो तो सीधे इसको आर पार करके एटम को आगे निकल जाते हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, और बहुत थोड़े से पार्टिकल ऐसे थे जो जाते तो थे लेकिन टकराकर फिर वापस चले आते थे। तो ऐसा क्यों होता था? वहाँ पर कुछ ऐसा उनको लगा कि ऐसा कुछ है जो बैरियर है जो इस पार्टिकल को रोक रहा है आगे जाने से। तो उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक न्यूक्लियस था, जो एटम है उसके बीच जो इस बैरियर का काम कर रहा था वो क्या था? न्यूक्लियस, मतलब नाभिक, जैसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। तब इन्होंने कहा कि जो एटम है, एटम के ठीक सेंटर में, केंद्र पर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में ही जो हमारे प्रोटॉन हैं वो सब कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस पर होते हैं, जिसकी वजह से ये जो अल्फा पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज का है, तो ये टकराकर वापस चला आता। अगर निगेटिव होता तब तो ये इसे खुद अट्रैक्ट करता, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये वापस धकेल दे रहा है इसको, और सब क्या है? निगेटिव चार्ज है। तो इन्होंने कहा कि जो एटम है उसके ठीक सेंटर पर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं, और प्रोटॉन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ है? प्रोटॉन के चारों ओर घूमते हैं। तो इनकी भी इस बात को कोई नहीं समझ पाया, मतलब सबने कहा कि ऐसा क्यों होगा, जब अगर ऐसा होता कि एटम है और आप कह रहे हैं एटम है एक, उसके बीच में उसके सेंटर पर एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वो क्या? हाँ ऐसा तो है। तो जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में रह रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है। तो ऐसा होता तो जो ये पॉजिटिव टर्म है वो निगेटिव को अपनी तरफ खींचता, इस तरह तो सारे इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में ही गिर जाएंगे। तो इस बात पर भी जो रदरफोर्ड थे वो कुछ नहीं कह पाए, तो इनके भी मॉडल को रद्द कर दिया गया, मतलब आगे नहीं बढ़ाया गया। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए नील्स बोर। नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। इन्होंने कहा कि जो मैटर है वो अणुओं से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से, और जो मॉलिक्यूल है वो एटम से। अब एटम में एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये सब आप जान चुके हैं, और न्यूक्लियस में ही क्या है? प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने कहा हाँ, ये बात उन्होंने रदरफोर्ड ने पता नहीं कैसे बता दी कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ है, तो इस तरह तो वो नाभिक में ही गिर जाएंगे सब। तब नील्स बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो प्रोटॉन है वो सब तो नाभिक में ही रहेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में घूमेंगे। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा एटम में, वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमता है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया कि जो एटम है उसमें तो न्यूक्लियस सेंटर पर ही पाया जाएगा, और जो इसका प्रोटॉन है वो प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा बनाई जाएगी, जिस कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन घूमते नजर आएंगे। तो ये नील्स बोर ने बताया था। इनकी इस बात को मान लिया गया, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ही कक्षा में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये अपनी कक्षा को बदलकर दूसरी कक्षा में चले जाएं। ये अपनी ही कक्षा में घूमते रहेंगे और हर कक्षा पर एक निश्चित इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे।
न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन रहेंगे। और जो लास्ट वाली बात थी न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है, इस बात को इन्होंने नहीं बताया, बस यहीं तक बताकर इन्होंने छोड़ दिया। तब सब लोगों ने कहा कि ये न्यूट्रॉन, तब तीसरा कण तो अभी मिला ही नहीं। इसकी पुष्टि करने के लिए और वैज्ञानिक एक थे चैडविक, उन्होंने कहा, फिर इसके बाद चैडविक आए, उन्होंने बताया कि जो एटम है उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है वो सब प्रोटॉन है, ये भी सही है। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा बनाई गई है जिस पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये भी बात आप लोगों ने ठीक कही है। ये सब कौन कह रहा है, चैडविक कह रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं है। इस तरह से प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में रह रहे हैं तो जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर हैं, और जो न्यूट्रॉन है वो भी न्यूक्लियस में ही पाया जाएगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में ही रहेगा। इस तरह से तीनों कण हमें मिल गए, जिस प्रकार से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को बताया और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को बता दिया कि कहाँ रहता है, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी।